रेलवे स्टेशन पर अमीर बहू का गरीब ससुराल। दिशा अपने माँ और बाबा के साथ रहती थी। उसके बाबा का काम बहुत अच्छा था, इसीलिए दिशा ने अपने बचपन से ऐशो आराम ही देखा था। मम्मी। यस बेबी। मम्मी, आज मैं और मेरी फ्रेंड्स मिलकर ट्रेन के पास वाले शहर की पहाड़ियों में कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। हाँ तो जाओ। मम्मी, मैं पूछ रही थी कि मेरा सूटकेस कहाँ पर है? वो तो मैंने सफाई वाली आंटी को दे दिया। एक काम करो ना, तुम ना कबर्ड से दूसरा वाला निकाल लो। ओ नो मम्मी, इस तरह से अच्छी खासी चीजों को आप मत दिया करो। मना हम अमीर हैं, लेकिन ये फिजूल खर्ची तो अच्छी नहीं है ना। ओह बेबी, तुम बहुत सोचती हो। दिशा को ना चाहते हुए भी नया सूटकेस निकालना पड़ा। वैसे दिशा बहुत अमीर परिवार से थी, लेकिन उसके अंदर फिजूल खर्ची, दिखावा और अमीरी का जरा भी घमंड नहीं था। वो बस एक सीधी सादी सी लड़की थी। ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ। ओके बाय स्वीट हार्ट। दिशा स्टेशन पर पहुंच गई, जहां उसकी 3 सहेलियां उसका इंतजार कर रही थी। दोस्तों, मैं आ गई। ओहो, कितनी देर कर दी। सॉरी, वो मेरा सूटकेस नहीं मिल रहा था, बस इसीलिए देर हो गई। अब जल्दी ट्रेन में चलो, बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, लेकिन अगर ट्रेन मिस हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। चारों सहेलियां ट्रेन में चढ़ गईं। वो चारों ही काफी अमीर थी। अरे दिशा, ये देख, मेरी मम्मा ने ये घड़ी मेरे बर्थडे पर गिफ्ट की थी। पता है, ये प्योर डायमंड की है। बहुत अच्छी है। दोस्तों, अभी ये सब नहीं, जरा आसमान और इस नजारे की तरफ देखो। सब कुछ कितना शांत और खूबसूरत है। तू तो हमेशा नेचर में ही खोई रहा कर। मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ कि मुझे ट्रेन का सफर और नेचर कितना ज्यादा पसंद है। हाँ, हम जानते हैं, तू ही वो इंसान है जिसने हमें वीआईपी सीट भी नहीं लेने दी। बस तेरी ही वजह से हम इस नॉर्मल डब्बे में सफर कर रहे हैं। जानती हूँ, लेकिन तुम्हें परेशानी तो नहीं हो रही है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस तरह से सभी लड़कियां बातें करती हुई सफर कर रही थी और कुछ ही देर में वो सभी अपनी मंजिल पर पहुंच भी गईं। उन्होंने पहाड़ी चढ़कर अपना कैंप लगाया। आहा, मजा आ गया। अब तो मेरा मन कुछ देर सोने का कर रहा है। मेरा भी। तो तुम दोनों सो ही जाओ, हम दोनों थोड़ा जंगल में घूम कर आते हैं। दोनों सहेलियां जंगल में घूमने निकल गई। चलना यार, वहाँ पहाड़ी से तस्वीर खींचते हैं। नहीं, मुझे तो डर लग रहा है, तू ही जा, तब तक मैं थोड़ा और घूम लेती हूँ। ओके। दिशा की सहेली भी उसे छोड़कर चली गई। दिशा पहाड़ी के ऊपर से तस्वीरें खींची रही थी कि तभी उसका पांव फिसल गया। वो बस खाई में गिरने ही वाली थी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे ऊपर खींच लिया। आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। दिशा ने जैसे ही उस बंदे की तरफ देखा तो वो अपनी नजरें उसके ऊपर से हटा नहीं सकी। गोरा रंग, सुंदर आंखें, कपड़े तो कुछ खास नहीं थे, लेकिन दिशा को पहली नजर में उस इंसान से प्यार हो गया था। चलिए, भगवान का शुक्र है। मैं बस यहाँ से गुजर रहा था और आपको चिल्लाते हुए सुना तो बस दौड़ा चला आया। वैसे आपका नाम क्या है? दिशा। और आप? देव। अच्छा नाम है। आपका भी। दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी वहां पर दिशा की सहेली आ गई। ओहो, यहाँ क्या चल रहा है? चुप कर, तू भी ना। दोनों सहेलियों की बातें सुनकर देव हंस पड़ा। अपनी सहेली का ख्याल रखना, और बेहतर होगा अगर आप अंधेरे से पहले इस जगह से चली जाओ। रात में यहाँ जंगली जानवर भी आ जाते हैं। दोनों सहेलियों ने देव की बात सुनी और वो जल्दी से अपनी कैंपिंग की जगह पर आ गई। लेकिन दिशा अपना दिल और दिमाग सब देव के पास ही छोड़ आई थी। तो वहीं देव को भी दिशा से प्यार हो गया था। ये दिशा को क्या हुआ है? ये इतनी खामोश क्यों है? पता नहीं, शायद इसे दिल का दर्द लगा है। चुप करो तुम लोग। दिशा खुद भी इस बात को जान गई थी कि उसे देव से प्रेम हो चुका था। अगली सुबह दिशा को देखने के बहाने पहाड़ी पर देव आया, जहाँ पर वो बैठी हुई देव के ख्यालों में ही खो रही थी। आखिर क्यों मुझे वो इंसान पसंद आया जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ? वो मुझे अब मिलेगा भी या नहीं? देव, तुम कहाँ हो? तुम्हारे पीछे। दिशा ने पलट कर देखा तो वहां देव खड़ा हुआ था। उसे देखकर दिशा की आंखें भर आई और उसने उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया। मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ दिशा। दोनों ने बिना किसी को बताए एक दूसरे से शादी भी कर ली। शादी में बस दिशा की सहेलियां थी और फिर वो देव के साथ अपने ससुराल पहुंची। ससुराल में सभी ने दिशा को खुशी से अपनाया और दिशा भी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। लेकिन वो लोग उसके मायके जितने अमीर नहीं थे। अब शादी हुए लगभग 3 महीने बीत चुके थे और दिशा आंखों में आंसू लिए अपनी खिड़की से देख रही थी। बहू, क्या बात है? कुछ नहीं मम्मी जी। कुछ भी तो नहीं। कुछ तो बात है जो तू मुझसे छिपा रही है। कोई बात नहीं है। पक्का? मम्मी, मैं जाकर रोटी बना लेती हूँ। दिशा वापस से जाकर अपने घर के कामों में लग गई। दरअसल दिशा का ससुराल रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूर पर था, तो वहां से ट्रेनों का आना जाना, पूरा नजारा साफ साफ नजर आता था। दिशा खिड़की पर बैठकर अपनी शादी से पहले की जिंदगी को याद कर रही थी। दिशा अब कुछ दिनों से उदास दिखाई दे रही थी।
बहू कुछ तो बात है जो तू हमसे छिपा रही है, बोल क्या बात है। सच बताऊं मम्मी जी? हाँ बिल्कुल। माँ क्या कभी आपने इन बड़ी बड़ी ट्रेनों से सफर किया है? अरे बेटा, इन्हें देखते देखते बाल सफेद हो गए, लेकिन कभी भी इनमें सफर करना नसीब नहीं हुआ। वैसे तू ऐसा क्यों पूछ रही है? इससे पहले दिशा कोई जवाब देती दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं देखती हूँ। दिशा ने जैसे ही दरवाजा खोला वो हैरान रह गई। माँ, बाबा आप? दिशा उन्हें देखकर रो पड़ी और अपने माँ बाबा के गले लग गई। बेटा, तूने हमें बिना बताए ही शादी कर ली। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे लगा कि अगर मैंने आपको देव के बारे में बताया तो आप उसके हालातों को देखकर मेरी शादी उससे नहीं कराओगे। अरे शादी करने के बाद तो हमें बता ही देती, पता है हम कितने परेशान हो गए थे। लेकिन किसी तरह हमने तेरा पता निकलवा ही लिया। दिशा अपने माँ बाबा को देख रो पड़ी। जानकी ने उन्हें अंदर बुलाया और दिल से उनकी खातिरदारी की। आपकी बेटी बहुत अच्छी है, सच में ऐसी बहू तो नसीब वाली सासों को ही मिलती है। अपनी बेटी की सास की इतनी अच्छी आदत देख दिशा के माँ बाबा भी बहुत खुश हुए। अब जब हम लोग यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों ना एक ट्रेन ट्रिप पर चले। वैसे भी ये काम तो दिशा का फेवरेट है। अपनी माँ की बात सुनकर दिशा बहुत खुश हो गई। देव, दिशा, जानकी और उसके माँ बाबा सभी एक साथ ट्रिप के लिए निकल गए। देव, तुम्हें देखने के बाद मुझे लगता है कि तुम मेरी कंपनी को अच्छे से संभाल सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कंपनी के मैनेजर बन जाओ। अपने बाबा की बात सुनकर दिशा बहुत खुश हुई। उसके पति को एक अच्छा काम मिल चुका था और दिशा ने अपनी सास को भी ट्रेन में सफर करा दिया था। अब देव भी काम पर जाने लगा था और धीरे धीरे उनके घर के हालात भी बिल्कुल बदल गए और सभी खुशी खुशी रहने लगे। नीरज अपने दोनों बेटे और बहुओं के साथ रहती थी। नीरज ने अभी कुछ महीने पहले ही अपने दोनों बेटों की शादी की थी। ए कल्लो, देख तेरे जैसे बादल पूरे आसमान पर गहरा रहे हैं। तो मैं क्या करूं जेठानी जी? कल्लो, तुझमें तो जरा सी भी अकल नहीं है। जा जल्दी से जाकर मेरे लिए पकौड़े बना। जेठानी जी, पकौड़े बनाने का सामान घर में नहीं है। तभी उन दोनों की सास नीरज वहां आ गई। क्यों री कल्लो, अगर सामान नहीं है तो जाकर ले आना। लेकिन माँ, अभी तो बारिश शुरू हो गई है। देख, ज्यादा बहाने मत बना समझी, वरना तेरे गले में फंदा डालकर छत से लटका दूंगी। बेचारी पूजा को ना चाहते हुए भी बारिश में बाहर जाना पड़ा। वैसे पूजा, मैंने सुना है कि काली चीजों पर बिजली गिर जाती है। वैसे अगर तुम पर बिजली गिर भी गई तब भी हमें कोई खास फर्क तो नहीं पड़ेगा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। पूजा ऐसा बोलकर बारिश में पकौड़े बनाने का सामान लेने पहुंच गई। पकौड़ों के लिए मुझे आलू और बेसन चाहिए, थोड़ी सी मिर्ची भी ले लूंगी। पूजा ऐसे खुद से ही बातें करती हुई चल रही थी कि तभी उसकी साइड से एक ट्रक गुजरा जिसने उसके ऊपर कीचड़ उछाल दिया। अरे, देखकर नहीं चला सकते हो क्या? मैं तो पूरी कीचड़ में ढक गई हूँ। पूजा बेचारी कीचड़ में सनी हुई घर पहुंची। ओह गॉड, मम्मी जी, भूत भूत! कहाँ है भूत, कहाँ है? नीरज झाड़ू से पूजा पर वार ही करने वाली थी कि तभी पूजा बोल पड़ी। सासू माँ, ये कोई भूत नहीं है, मैं हूँ पूजा। अरे कल्लो, एक तो तू पहले ही काली, ऊपर से कौन से पार्लर में जाकर ये गंदा सा मेकअप करा लिया है तूने? मेरी तो हंसी नहीं रुक रही है। काली माई, वैसे तू इसी लायक है कीचड़ के। बेचारी पूजा को चिढ़ाती हुई खुशी अपने कमरे में चली गई। पूजा उसे देखती रह गई। अरे ऐसे मेरी चांद जैसी बहू को अपनी काली नजर से क्यों घूर रही है? जा जाकर नहा ले, कितनी गंदी बदबू आ रही है। बेचारी पूजा मायूस होकर अपने कमरे में चली गई। शाम को जब वंश काम पर से लौटा, मैं आ गया। माँ, पूजा कहाँ है? पड़ी हुई है अपने कमरे में ही। जरूर आपने ही कुछ किया होगा। हाँ हाँ, तू तो हमारे ऊपर ही शक करेगा। उस काली माई ने न जाने तेरे ऊपर कौन सा जादू किया हुआ जो तू बस हर वक्त उसी की हिमायत लेता है। माँ, मैं आपकी इन सब बातों से ही परेशान हूँ। खैर, आपसे तो मैं बाद में बात करूंगा। ऐसा बोलकर वंश पूजा के पास अपने कमरे में चला गया, जहाँ वो खिड़की से सर टिकाए रो रही थी। अरे वंश जी। वंश को देखते ही पूजा ने अपने आंसू को पोंछना शुरू किया। तुम चाहकर भी इन आंसुओं को मुझसे नहीं छिपा सकती हो। अब मैं तुम्हारे मूड को अच्छा करने के लिए क्या करूं? शायद ये तुम्हारा मूड अच्छा कर देगा। वंश ने अपने ऑफिस के बैग से एक गिफ्ट निकाला और पूजा को दे दिया। ये आप मेरे लिए लेकर आए हो? कोई शक? लेकिन इसके अंदर क्या हो सकता है? पूजा ने गिफ्ट को खोला तो उसके अंदर बहुत ही सुंदर नेकलेस था, जिसे देख वो बहुत खुश हुई। वंश ने उसे वो नेकलेस अपने हाथों से पहनाया। पूजा को घर में प्यार देने वाला बस उसका पति ही था। इसी तरह से 2 दिन बीत रहे थे। खुशी गोरी चिट्टी थी तो नीरज उसे ज्यादा प्यार करती थी और पूजा का रंग काला होने की वजह से उससे भेदभाव, नफरत और तानों के सिवा कुछ भी नहीं मिलता था। इसी तरह एक दिन क्या हुआ बहू?
मेरा रोटियां बनाते वक्त हाथ जल गया। आह मम्मी जी। बहू तू तो पहले ही फूल की तरह नाजुक है, किसने बोला था तुझे रोटियां बनाने को? पूजा। अरे ओ काली। जी सासू माँ। अरे बेशरम काली, तू कहीं की महारानी है या अप्सरा है? मतलब? मुझे ज्यादा मतलब निकालने की नहीं आती है, जा जाकर रोटियां बना। बेचारी पूजा मुंह बंद करके किचन से रोटियां बनाने लगती है कि तभी तेज बारिश शुरू हो गई। अरे नहीं, छत पर तो मैंने कपड़े सूखने के लिए डाले थे। पूजा छत से कपड़े लेने के लिए भागी। वो बेचारी अकेली ही सभी कपड़ों को उतार रही थी, इसलिए पूजा पूरी भीग गई और कपड़े भी भीग गए। अरे 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 काली माई, क्या तेरे हाथ पांव जाम हो गए थे? सारे धुले हुए कपड़ों को फिर से अपनी तरह मैला कर दिया। थोड़ा जल्दी नहीं उतर सकती थी? अच्छी सासू माँ, चल चल, मुझे तेरी राम कथा नहीं सुननी। जल्दी से इन कपड़ों को धो। लेकिन क्या लेकिन? जल्दी काम पर लग। बेचारी पूजा को अपने कपड़े बदलने का भी समय नहीं मिला। उसने गीले कपड़ों में ही सारे मैले कपड़ों को धोया। ऐसा करने के बाद पूजा को तेज बुखार आ गया और वो बिस्तर पर पड़ गई। काली, ऐसे कामों से बचने का अच्छा बहाना मिल गया तुझे। बस जरा सा शरीर गर्म हो जाने पर बिस्तर में पड़े रहो। लेकिन चल कोई नहीं, अब इतनी भी पत्थर दिल नहीं हूँ मैं। तू आज कुछ मत करना, तू आराम कर। आज के घर के काम खुशी संभाल लेगी। क्या मतलब आपकी खुशी संभाल लेगी? मम्मी जी सोचना भी मत, मैं कुछ भी नहीं करूंगी। ये क्या बात हुई बहू? तू भी पूजा की ही तरह इस घर की बहू है, तो तेरे ऊपर भी परिवार की सारी जिम्मेदारियां हैं। अरे अरे बस कीजिए आप, मुझे जिम्मेदारियों और कुशल गृहिणी के पाठ मत पढ़ाइए। अगर मैं बहू हूँ तो आप भी इस घर की मुखिया हो, तो सभी जिम्मेदारियां आपके ऊपर भी है। खुशी इस तरह अपनी सास को सुनाकर अपना पर्स उठाकर जाने लगी। बहू कहाँ जा रही है? मम्मी जी, आप शायद भूल रही हो, मेरे पापा करोड़पति हैं। ऐसे में मुझे घर के काम करने की क्या जरूरत है? मैं तो चली किसी 5 स्टार होटल में खाना खाने, आप अपना खुद देख लो। खुशी ऐसी बोलती हुई वहां से चली गई। नीरज को खुद ही किचन में जाकर सभी के लिए रोटियां सेकनी पड़ी और सभी घर के काम करने पड़े। तब उसे एहसास हुआ कि पूजा की घर में क्या अहमियत थी। नीरज पूजा के पास गई और उससे माफी मांगने लगी। बहू मुझे माफ कर दे, आज तक बस तेरा रंग देखकर मैंने कभी तुझे किसी भी गिनती में नहीं रखा, लेकिन आज मुझे तेरी अहमियत समझ आ गई। मैं बहुत बुरी सास हूँ, लेकिन हर किसी को जिंदगी में एक मौका तो मिलना ही चाहिए। इस सास को भी बस एक मौका दे दे। इससे पहले पूजा कुछ बोलती उन दोनों की बातें सुन रहा वंश बोल पड़ा। एक दिन तो आपको ये एहसास होना ही था माँ, बुराई चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अच्छाई उसके अंदर ज्यादा दिन नहीं छिप सकती। आज आपको अपनी दोनों ही बहुओं के चेहरे साफ दिखाई दे गए होंगे और अब तो आप समझ भी गई होंगी कि कौन आपका अपना है और कौन पराया। अपने बेटे की बात सुनकर नीरज को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हुई, लेकिन अब नीरज सब कुछ समझ चुकी थी। तो वहीं दूसरी तरफ अपनी गरीब काली देवरानी से अपनी सास को इतने अच्छे से पेश आते देख खुशी बिल्कुल खुश नहीं थी। सुनिए जी, अब मैं इस घर में जरा भी नहीं रुक सकती हूँ, आप अभी के अभी यहाँ से चलिए। खुशी अपने पति को लेकर दूसरी जगह शिफ्ट हो गई और अब वंश, नीरज और पूजा एक साथ ही एक ही घर में खुशी खुशी रहने लगे।